बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 19 टॉपिक था हमारा मरकज़ी बैंक एतबारी ज़र को कंट्रोल किस तरीके से करता है। ठीक है, उसके दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। एक था खुले बाज़ार का अमल और दूसरा था शरह बैंक की पॉलिसी। तीसरा है महफूज राय के तनासुब में तब्दीली। अब इसका क्या मतलब होता है कि मरकज़ी बैंक जो होता है वो तमाम तजारती बैंक जो होता है उनको कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें हमने दो एग्ज़ाम पढ़ी थी। एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक और एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक वो जो मरकज़ी बैंक के अंडर काम करते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो मरकज़ी बैंक के अंडर काम नहीं करते। ठीक हो गया। अब महफूज राय सरमाया के तनासुब में तब्दीली ये होती है कि मरकज़ी बैंक क्योंकि तजारती बैंकों को कंट्रोल कर रहा होता है। तजारती बैंक जब बुरे हालात में होते हैं या दिवालिया हो जाते हैं तो मरकज़ी बैंक उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो मरकज़ी बैंक जो भी पॉलिसी बनाता है ना, तजारती बैंकों को उस पॉलिसी को फॉलो करना होता है। मतलब वो इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि उन्होंने उस पॉलिसी को हर हाल में फ़ॉलो करना है। अब कोई भी बैंक जो है उसके पास एक जब इमानतें आती हैं तो वो एक ख़ास रकम जो है वो अपने पास ज़र की शक्ल में महफूज रख लेता है। ठीक है, और बाकी रकम जो होती है वो कर्ज़े पर आगे लोगों को, कर्ज़दारों को प्रोवाइड कर देता है। अब महफूज सरमाया के तनासुब में तब्दीली का मतलब ये होता है कि मुल्की हालात देखते हुए कि अगर आया मुल्क में अफरात ज़र है या तफरीत ज़र है, मरकज़ी बैंक क्या करता है, महफूज सरमाया के तनासुब में तब्दीली कर देता है। अगर हमारे मुल्क में है अफरात ज़र, हमने ज़र की रफ्तार गर्दिश जो है उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, मरकज़ी बैंक महफूज सरमाया जो है उसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पर पहले था कि हम लोग 20% जो है वो बैंक अपने पास रख रहा था और 80% कर्ज़ों पे दे रहा था। अब क्योंकि अफरात ज़र है, हमने ज़र की रफ्तार की गर्दिश को कंट्रोल करना है, तो हम मरकज़ी बैंक क्या करेगा, उस रेशो को 30% या 40% कर देगा। तो इट्स मीन कि मरकज़ी तजारती बैंक जो होंगे, कोई भी इमानत जो उनके पास आती है उसका 40% अपने पास रख लेंगे और बाकी 60% जो होगा वो आगे कर्ज़ों पे दे देंगे। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप ज़र की रफ्तार गर्दिश जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर मुल्क में तफरीत ज़र हो तो मरकज़ी बैंक क्या करेगा, तो मरकज़ी बैंक यही पॉलिसी अपनाएगा, लेकिन इसमें क्या करेगा, वो महफूज सरमाया तनासुब में क्या कर देगा, कमी कर देगा। क्योंकि हमने तफरीत ज़र को कंट्रोल करना है ना। तफरीत ज़र को कंट्रोल करने का मतलब यही हुआ ना कि हम अफरात ज़र की रफ्तार ज़र की रफ्तार गर्दिश जो है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसको बढ़ाने का एक ही तरीका हुआ कि मरकज़ी बैंक क्या कहेगा कि बैंकों को हदायत दे देगा कि वो अपने पास जो सरमाया उन्होंने रखना है महफूज ज़र नकद शक्ल में जो रखना है उसकी परसेंटेज कम कर दें। कि मतलब अगर आप पहले 20% रख रहे थे तो अब क्या आप कर दें, 10% कर दें, और बाकी 90% जो है वो लोगों को कर्ज़ों पे दे दें। जब वो 90% लोगों को कर्ज़ों पे देंगे तो ऑटोमेटिकली सरमायाकारी ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास ज़र जो होगा वो गर्दिश करना शुरू हो जाएगा। क्लियर। लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप उन लिमिटेशंस से बाहर निकल जाते हैं तो वो पॉलिसी फॉलो नहीं होगी। उस पॉलिसी के असर जो आपने मरकज़ी बैंक ने आप पे पॉलिसी लगाई है महफूज सरमाया के तनासुब में तब्दीली, वो क्या हो जाएगी, उसका असर ही नहीं होगा। वो पॉलिसी आप लग तो चुकी है, उस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन वो इफेक्ट ही नहीं हो रहा। उसके जो हमें नतायज चाहिए वो हमें हासिल ही नहीं हो रहे। उसकी क्या वजूहत हो सकती है। नंबर 1, तजारती बैंकों के पास अगर फालतू महफूजात बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब कि क्या है कि उनके पास ज़र नकद जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो चाहे बैंक जो है, मरकज़ी बैंक जो है वो बाद में अपने महफूज की तब्दीली में शरह में जब चेंजेस भी लाती हैं तो वो चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तजारती बैंकों के पास तो ऑलरेडी इतना महफूज ज़र है कि वो उस ज़र को क्या करेंगे, गर्दिश में ले आएंगे। तो इस तरीके से आपकी पॉलिसी जो होगी उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है कि मरकज़ी बैंक के पास जमाशुदा नकद महफूजात तक आम बैंकों की पहुंच निस्बतन आसान होती है। इसलिए अगर मरकज़ी बैंक इस शरह में इजाफा कर भी देगा तो तजारती बैंकों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको तक जो पहुंच है वो तो बहुत इजीली हम लोग उसको मतलब क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3 है कि हुकूमत आमतौर पर सरकारी कर्जे के असूल की खातिर शरह सूद को कम रखती है, इसलिए कम शरह सूद पर बैंक लोगों को उधार देने के लिए तैयार नहीं होता। अब क्यों वो तैयार नहीं होता, क्योंकि वो कम शरह सूद पर कर्जा देगा तो उसके कर्जे की जो उसको रिटर्न आना है वो तो परसेंटेज कम है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि कम शरह सूद पर कर्जा देने से बेहतर है कि अपने पास कर्जा रख लें, अपने पास उसको महफूज कर लें। तो ये अगर 3 पॉइंट होंगे तो हमारी जो ऊपर वाली पॉलिसी है ना वो उसका असर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमें उस पॉलिसी से कुछ भी नहीं होगा जो हम चाहते हैं। इसके बाद पेज नंबर 18
राशनबंदी। अब राशनबंदी का मतलब यही होता है कि मरकज़ी बैंक अफराती ज़र को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका अपनाता है, तो वो मरकज़ी बैंक को एक पॉलिसी देता है, उन्हें कहता है जी आप इस पॉलिसी को फॉलो करें, अगर पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी राशनबंदी बंद कर दी जाती है। अब राशनबंदी का मतलब क्या होता है कि बैंक, जब तजारती बैंक जो होते हैं वो उनको ज़रूरत के तहत कर्जा लेना पड़ता है, उनकी हुंडियों को बट्टा कौन लगा रहा होता है, मरकज़ी बैंक लगा रहा होता है, उनको ज़रूरत के वक्त कर्जा कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, मरकज़ी बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद और भी जो पॉलिसीज़ हैं वो कौन बना रहा है, मरकज़ी बैंक। अब अगर तजारती बैंक मरकज़ी बैंक की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, जो उन्होंने अफराते ज़र या तफरीते ज़र को कंट्रोल करने के लिए बनाई है, तो मरकज़ी बैंक क्या करेगा, तजारती बैंकों को कर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक हो गया। क्रेडिट मतलब जो आपके पास है क्या कहेंगे उससे, मतलब आप उसकी हुंडियों को बट्टा नहीं लगाएगा, मरकज़ी बैंक उसकी हुंडियों को बट्टा नहीं लगाएगा। जब वो हुंडियों को बट्टा नहीं लगाएगा तो तजारती बैंकों के पास पैसा कहाँ से आएगा। इसी तरह अगर तजारती बैंक दिवालिया हो रहे हैं, ज़रूरत के तहत उनको कर्जा चाहिए, अगर उन्होंने मरकज़ी बैंक की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया होगा तो मरकज़ी बैंक ऑटोमेटिकली तजारती बैंक को जो है कर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा। ये होता है राशनबंदी के मतलब आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। ये थे आपके मिकदारी तरीके कौन कौन से। सबसे पहले हमने पढ़ा शरह बैंक की पॉलिसी, दूसरा था हमारा खुले बाजार का अमल, तीसरा था महफूज सरमाए के तनासुब में तब्दीली, और चौथा था राशनबंदी। ये मिकदारी तरीके हैं जिन्हें आप क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं। अब हम पढ़ें क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, म्यारी तरीके होते हैं कि अगर वो हमारे ऊपर वाले चारों तरीके जो हैं वो फेल हो गए, उनसे हमें जो नतायज चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहे, तो हम लोग म्यारी तरीके अपनाएंगे। अब म्यारी तरीके में सबसे पहले इखलाकी अपील है। इखलाकी अपील का मतलब ये होता है कि मरकज़ी बैंक जो है मरकज़ी बैंक जो है ना वो तजारती बैंकों से अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हमारे मुल्क में जो है हालात इस तरह के हो गए हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप हमारे साथ तामुन करें, मतलब हमारी इस पॉलिसी को फॉलो करें। मतलब उनसे इखलाकी अपील करता है, जिस तरह आप कहते हैं ना रिक्वेस्ट की जाती है कि बराए मेहरबानी आप इस तरह कर लें, कि इस तरह करने से आपके हालात क्या हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। ठीक हो गया। रास्त इक़दाम का मतलब यही होता है डायरेक्ट एक्शन। अगर आप अखलाकी अपील पे भी अमल नहीं करें तो फिर वो मरकज़ी बैंक क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है कि अब जी तजारती बैंकों ने आपकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया, तो आप इनको डायरेक्ट अब नोटिस भेज दें कि अगर आप इस पॉलिसी को अमल नहीं करेंगे, इस वाले रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप हमारी जो लिस्ट है उसमें से निकाल दिए जाएंगे, या आपको कर्जा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, या आपकी हुंडियों को बट्टा नहीं लगाया जाएगा, या आपको जो महफूज सरमाया के तनासुब की तब्दीली की जो पॉलिसी है उसमें से निकाल दिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये होता है कि आपने सारे हरबे आजमा के देख लिए हैं, किसी भी तरीके से जो है वो उस जो आप पॉलिसीज़ आपने बैंकों को दी थी, बैंक उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर आप उसे नोटिस भेजेंगे कि ये फाइनल सोल्यूशन है कि अगर आप इसके बाद भी हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते तो तजारती बैंक जो है वो मरकज़ी बैंक की लिस्ट से बाहर। तो उसका मतलब होता है कि तजारती बैंकों को बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं रहते। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, मतलब जब जाहिर बात है जब उनको डायरेक्ट एक्शन आएगा तो वो कुछ ना कुछ हद तक उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इश्तिहारबाजी की जाती है कि मुल्क के हालात के अकॉर्डिंग जो है वो आप पब्लिसिटी करके लोगों को, अगर अफराते ज़र है तो या तफरीते ज़र है, सरमायाकारी की तरफ रागिब कर सकते हैं, या उन्हें बॉन्ड्स की दे सकते हैं, कमर्शियल, जिस तरह आप टीवी पे कमर्शियल्स देख रहे होते हैं, बैंक अपने कमर्शियल्स के ज़रिए जो है लोगों को मतलब तरगीब कर रहा होता है कि आएँ सरमायाकारी करें। तो जो हालात होते हैं ना, फिर उस हालात के अकॉर्डिंग अगर अफराते ज़र है तो वो बॉन्ड्स की, हिस्सेस की, शेयर्स की, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देंगे। अगर तफरीते ज़र है तो वो लोगों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 4 है कि कर्जा जारी करने की हद मुख्तलिफ में तब्दीली। अब ये भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी कि अगर मुल्क में अफरात ज़र है तो हम लोग क्या करेंगे, मरकज़ी बैंक क्या करेगा, तजारती बैंकों को कहेगा कि आपने कर्ज़े जो हैं वो इस रेशो तक जारी करने हैं, ज़्यादा कर्ज़े जारी नहीं करने। अगर तफरीते ज़र है तो वो कहेंगे कर्ज़ों को सस्ता कर दिया जाए और जितना ज़्यादा हो सके कर्ज़ों को लोगों को कर्ज़े दें ताकि वो सरमायाकारी करें और मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएँ। फिर इंतखाबी कंट्रोल का तरीका क्या होता है कि सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर हमारी, क्योंकि जितनी भी इकनॉमिक्स का सर्कल है ये हमारी इनकम और कंजम्पशन लेवल पे चल रहा है ना, तो अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास अफराते ज़र है तो हम लोगों को अशिया की खरीदने की हौसला शिकनी करेंगे। मतलब हम लोग कहेंगे कि पहले चीज़ें महंगी कर देंगे, या जो लोग किस्तों पे चीज़ें ले रहे हैं उनकी किस्तें महंगी कर देंगे। लेकिन अगर तफरीते ज़र है तो फिर हम लोगों को राग़िब करेंगे कि आएँ ये चीज़ें लें। जिस तरह आप सिंपल एग्जाम्पल ले लें, सूरमा वाला एक कंपनी है, ठीक है, वो लोगों को आसान किस्तों पे क्या कर रही है, चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर मुल्क में तफरीते ज़र है तो वो आसान कर देगी, अगर अफराते ज़र है तो वो क्या करेंगे, उसकी रेशो या उसका रेट या उसकी एक किस्त जो है वो बढ़ा दे जाएंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सूद। सूद किसे कहते हैं,
सूद का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा किसी मतलब जो ओरिजिनल चीज़ है ना उससे हट के आपने जो पे कर रहा होता है वो सूद होता है। मतलब सिंपल एक उसकी मैंने डेफिनेशन की है। तो अर्रिबा, अर्रिबु मतलब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है किसी शख्स किसी शय की ज़्यादती। मतलब जो आम रूटीन में सूद यही होता है ना कि आपने किसी ने आपसे रकम ली है या आपने किसी को रकम दी है तो लाख रुपए रकम है और जब आपको रिटर्न कर रहा है वो 1.5 लाख कर रहा है तो वो 50,000 जो ऊपर वाला है वो ज़्यादती है रकम जो, वो क्या है, ये सूद हो गया। मतलब सूद क्या है, एक आम ज़ुबान में लफ्ज़ में हम लोग अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई कर्ज़ा ख्वाह जो है वो उसको एक मोहलत देगी या कितने टाइम तक आप अगर हमारा कर्ज़ा पे नहीं करेंगे तो इसके बाद आपसे इतना मुआवजा वसूल किया जाएगा। ठीक है, जो सरमाए का मुआवजा होता है उसे हम लोग इकोनॉमिक्स की टर्म में हम लोग उसको सूद कह रहे होते हैं। अब सूद की होती हैं दो इकसाम, एक होती है रबुल निसा और एक होती है रबुल फदल। अब उधार रबुल निसा क्या है कि ये पहले ज़मानों में, जाहिल ज़मानों में होता था कि लोगों को माल देते थे, कुछ महीने के लिए सूद मुकर्रर कर लेते थे। मतलब कि अगर 1 साल के लिए एक बंदे ने किसी को कोई चीज़ दी है तो वो हर महीने उस चीज़ का सूद ले रहा है और साल के एंड में वो जो उसने रकम दी थी वो भी उससे ओरिजिनल में वापस ले रहा है। ठीक हो गया। और रबुल फजल क्या होता है, नगद। ये तरीका क्या क्या होता था कि अगर कुछ मुद्दत के लिए किस चीज़ को अगर आप उसको दे देते थे तो वो अगर जो आपका एक टाइम पीरियड मुकर्रर है कि मतलब अब 6 महीने बाद मैं आपको इतने पैसे रिटर्न करूँगा, तो अगर आप नहीं करते तो वो फिर क्या था कि अब फिर आपके साथ जो है एक्स्ट्रा रकम आपको पे करना पड़ना शुरू कर देंगे, तो वो होता है सूद। ठीक हो गया कि उसमें क्या है कि अगर तो वो आपको जो आपने रकम 6 महीने तक देनी थी अगर आप उस पर दे देते हैं तो उस पर कोई सूद नहीं, लेकिन अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर पे नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो उसके बाद जो आपको रकम का मुआवजा देना पड़ रहा होता है उसे हम रबुल फजल कहते हैं। जबकि इस्लाम में जो है वो सूद हराम करार दिया गया, इस्लाम में सूद का कंसेप्ट नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? ओके, गुड लक। जो चीज़ समझ नहीं आए वो पूछ लीजिएगा।